बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 9288 के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, सदारती इलेक्शन 9 मार्च को होने जा रहे हैं और सदारती इलेक्शन के लिए सफबंदी हो चुकी है। इस सफबंदी में जो हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार हैं वो मफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी हैं, तो दूसरी तरफ अपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई हैं। महमूद खान अचकजई जिसे कहते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए कैंडिडेट हैं। इससे कबल कोई ऐसी हमें हमआहंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और महमूद खान अचकजई में काफ़ी अरसे से नज़र नहीं आती थी, लेकिन अचानक डेवलप हुई और इस अचानक डेवलप होने वाली हमआहंगी के बाद ये जो सूरत हाल बनी है उसमें अपोजिशन के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई और हुकूमत के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी हैं। अपोजिशन के उम्मीदवार ने एक खत भी लिखा है इलेक्शन कमीशन को और यह भी दरख्वास्त की है कि सदारती इलेक्शन को उस वक्त तक मुलतवी किया जाए जब तक कि मखसूस नशस्तों का फैसला नहीं होता। ये अपनी जगह पे है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद एक बयानिया बनाया। बयानिया बनाने की माहिर जमात तस्वुर की जाती है, अमरीकी साजिश का बयानिया हो, साइफर का बयानिया हो या उससे पहले 35 पंक्चर्स का बयानिया हो। इस जमात ने हमेशा बयानिए बनाए, लेकिन ये बयानिए कितनी देर तक सस्टेन कर सके ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। अगर हिस्ट्री उठाते हैं 35 पंक्चर से लेके आज के दिन तक बनाए गए जो बयानिए हैं वो हमें जमीन बोस होते हुए नजर आए। और हालिया दिनों में जो 2 बयानिए बनाए गए मौरूसी सियासत का और फॉर्म 45 का, आज कुछ विजुअल्स मिले खैबर पख्तूनख्वा के फॉर्म 45 के जो कि हमें मुख्तलिफ नजर नहीं आते उन फॉर्म 45 से जो कि पंजाब, सिंध या बलूचिस्तान के हैं। अगर टेम्परिंग हुई है सिंध में, अगर टेम्परिंग हुई है बलूचिस्तान में, अगर टेम्परिंग हुई है पंजाब में, तो खैबर पख्तूनख्वा के फॉर्म 45 नीट एंड क्लीन होने चाहिए थे, लेकिन वहां भी हमें टेम्परिंग नजर आती है। तो जिस दिन भी इस फॉर्म 45-47 की कहानी की सही तरह से तहकीकात होगी तो अंदाजा होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में कितनी धांधली हुई है। चंद रोज कबल एक सर्वे था, बहुत अहम सर्वे था। उस सर्वे के अगर एदाद शुमार को उठाएं और इस बात की अगर तहकीक की जाए कि फॉर्म 45 और 47 कितने जेन्युइन है जिनको लेके क्लेम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, तो 35 पंक्चर्स हो या अमरीकी साजिश का बयानिया हो, यह बयानिया भी उसी तरह जमीनबोस होता नजर आएगा। और मौरूसी सियासत का तो क्या कहने कि जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा थे खुद कौमी असम्बली के लिए मुंतखब हुए और उन्होंने अपने भाई, बहन, भतीजे, भांजे जो भी रिश्तेदार हैं उन्हें खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई काबीना में खपा दिया। इस पर लास्ट सेगमेंट में खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर सहाफ़ियों से बात करेंगे। दूसरे सेगमेंट में हम जरा बात करेंगे इकॉनमी की सिचुएशन की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से IMF को लिखे गए खत के जवाब के हवाले से इकॉनमी के चैलेंजेस के साथ उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले सेगमेंट में हमारे साथ होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से खुर्रम दस्तगीर, मरकजी रहनुमा। गुजरांवाला में नाकाबिल शिकस्त तस्वुर किए जाते थे, लेकिन इस मरतबा उन्हें इंतखाबात में नाकामी हुई। खुर्रम दस्तगीर साहब, आपके पास भी कोई फॉर्म 45 है जो नीट एंड क्लीन है, या आपका भी फॉर्म 45 खैबर पख्तूनख्वा के फॉर्म 45 की तरह टेम्पर्ड है? साइफर जिनका जाली था, इनके 35 पंक्चर जाली थे, यूरोपियन यूनियन का खत जाली था, निकाह नामा और तलाक नामा दोनों जाली थे, घड़ी की रसीदें जाली थी, बनी गाला का NOC जाली था। अब उनके फॉर्म 45 कैसे असली हो सकते हैं? देखिए, ये 2013 के इंतखाबात के बाद इसी जमात ने बहुत बड़ा इंतशार और फसाद किया धरने के नाम पे, और उसका फिर जब एक अदालती इम्तिहान हुआ जिसमें कहते थे कि हमारे पास तो वैगने भर भर कर सबूत हैं, तो जब ये अदालत में गए तो वो सारे जो वैगने भरे सबूत थे वो रद्दी हो गए और अदालत ने कहा कि 2013 का इंतखाब जो है उसमें किसी मुनज़्ज़म धांधली की इत्तला नहीं मिली। लेकिन 4 हल्के जिनको, खुर्रम साहब सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, जिन 4 हल्कों को उन्होंने मेंशन किया उन 4 हल्कों में दोबारा री इलेक्शन तो हुआ नहीं, तो वो एक अदालती अमल के नतीजे में हुआ। तो यहाँ भी अदालतें खुली हैं, वो अदालती अमल के नतीजे में करें, लेकिन ये सिर्फ इल्जामात की बुनियाद पे जो मैं अहम नुक्ता आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये नहीं हो सकता कि जिस सूबे में हम जीते हैं वहां इंतखाबात ठीक हुए हैं और बाकी सूबों में गलत हुए हैं। पीपल्स पार्टी कही सिंध में तो बहुत अच्छे इंतखाबात हुए हैं, वहां के आरोज तो बहुत ही आला जो है वो इमाम काबा ने नॉमिनेट किए थे, बाकी सूबों के गलत थे। मुस्लिम लीग नून को सूबाई असेंबली में वाज़ेह अक्सरियत हासिल हुई है, हम कहे जी पंजाब ठीक था बाकी सब गलत था। KP में इनको अक्सरियत हासिल हुई, ने कहा जी KP बिल्कुल ठीक था, वहां भी जो है वो मस्जिद अक्सा से लोग आए थे और उन्होंने RO इलेक्शन करवाया। ये नहीं हो सकता। सही। अगर ये इलेक्शन की साख दुरुस्त है तो वो चारों सूबों में दुरुस्त है, और अगर ये इलेक्शन की साख दुरुस्त नहीं है जिसका भी फैसला होना है तो फिर चारों सूबों में इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ या जो आजाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल
वो भी धांधली के उतने ही फायदा उठाने वाले हैं जितना वो दूसरी जमातों को इल्जाम दे रहे हैं। सही। तो लिहाजा खुर्रम दस्तगीर साहब एक सवाल खुर्रम दस्तगीर साहब फैला दिया जाता है। और फॉर्म 45 की मैं आखिरी बात ये करना चाहता हूं कि फॉर्म 45 पे मेरे हलके में भी इश्यूज हैं, लेकिन इन्होंने तो जाली फॉर्म 45 के हार बनाकर डाले हुए थे अपने गलों में। तो लिहाजा यहां तो ये इनकी किसी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक हो गया। तो आप कह रहे हैं कि आपके हल्के में भी फॉर्म 45 के मसाइल हैं। 2018 एक मुश्किल तरीन इलेक्शन था पीएमएलएन के लिए पंजाब में। उस वक्त गुजरांवाला में पीएमएलएन नाकाबिले शिकस्त रही और आपने लीड किया गुजरांवाला को। इस बार जो गुजरांवाला के रिजल्ट्स हैं उसमें आपको खुद भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। आपको लगता है कि 16 महीने की हुकूमत का बैगेज था या लोगों का एक जिसे कहते हैं झुकाव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ था? वजह क्या थी? खुर्रम दस्तगीर क्यों जैसे कहते हैं जद में आए इस नताइज के? जी, बैगेज सबसे बड़ा ये था, मैं तो समझता हूं कि जो इंतखाबी बेज़ाब्तगी के अलावा जो गैस के बहुत ही मुहीब बिल आए इलेक्शनों से चंद दिन पहले, उसने भी अवाम को परेशान किया। और उससे पहले बिजली के बिल्स। और दूसरा ये है कि जो मुस्लिम लीग नून ने अभी एक जो चैलेंज सर करना है वो ये है, और वो है कि मोबाइल फोन के जरिए अवाम तक जो कम्युनिकेशन करनी है। तो लिहाजा वो जो है वहां अभी हमें चैलेंज का सामना है, और उसके लिए जो इंस्पायर करना है लोगों को, उनके जो सियासी राय है उसको इफेक्ट करना है, खासतौर पे नए वोटरों को, वो अभी चैलेंज हमारे सामने है। और मेरी ये तवक्को है कि मरीम नवाज साहिबा खासतौर पर पंजाब में, चूंकि वो एक अगली नस्ल की नुमाइंदा है, तो वो इसको बहुत संजीदगी से देखेंगी कि अब जबकि अखबार पढ़ने वाले कम हो गए हैं, मेरे और आपके टॉक शो देखने वाले भी कम हो रहे हैं, तो सिर्फ वो लोग जो मोबाइल फोन के जरिए अपने सियासी फैसले कर रहे हैं, हमें उन तक पहुंचना है। और खुर्रम दस्तगीर साहब, ऑन अ लाइटर नोट, अगर आप पावर के मिनिस्टर ना होते, बिजली की कीमतें इस तरह ना बढ़ती जिस तरह बढ़ानी पड़ी, आपको नहीं लगता कि आपको एक कीमत चुकानी पड़ी उस फेडरल मिनिस्ट्री की भी इलेक्शन में? जी, गालिबन वो आपको इसीलिए जो वजारत बिजली है उससे सियासतदानों का जो है वो कब्रिस्तान कहा जाता है, कि जिसने भी उस वहां सर्व किया है इलेक्शन तक, उसको फिर उसकी सजा जो है वो मिली है। लेकिन इससे कदर अदर गुजरांवाला में अल्लाह ताला के करम से आज भी बहुत हिमायत मौजूद है मुस्लिम लीग नून के लिए। मैं तो अपने वोटरों की मोहब्बत का और उनकी यगानगी का बेहद शुक्रगुजार हूँ। एक इलेक्शन में देखिए, हार जीत तो जिंदगी का हिस्सा है, तो इसको देखकर आगे बढ़ना चाहिए। और 21वीं सदी के जो तकाजे हैं, जिस तरह पाकिस्तान की सोसाइटी बदल रही है, उस सोसाइटी के साथ साथ सियासत के अंदाज को भी बदलना है। अगर हमारे ये ख्याल है कि 20वीं सदी के जो इंतखाबी तरीके थे, उनके जरिए 21वीं सदी के इलेक्शन जीते जा सकते हैं, तो आज जब हर शख्स के, चाहे वो गरीब है अमीर है, उसकी जेब में स्मार्टफोन है, वो टिकटॉक देख रहा है, वो फेसबुक देख रहा है, तो लिहाजा वो अपनी राय कायम कर रहा है। तो असल में रिंद साहब, जो मैं जिस नतीजे तक पहुंचा हूं वो ये है कि अब मैस मीडिया खत्म हो गया है। मैस मीडिया को का जो पीसेस मोबाइल फोन पर आप डाल सकेंगे, उसी के जरिए फिर अवाम वो इम्पोर्टेंट हो गए। अच्छा, दूसरा, इस वक्त सदारती इलेक्शन की जो सूरत हाल है, माजी में बड़ी कुर्बत देखते थे महमूद खान अचकजई साहब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ के दरमियान। इस बार ये कुर्बत थोड़ी कम होती इतनी कम हो गई कि आसिफ अली जरदारी साहब मियां साहब के कैंडिडेट हैं और महमूद खान अचकजई साहब बानी पीटीआई के। तो सदारती इलेक्शन के नताइज को किस तरीके से देखते हैं खुर्रम दस्तगीर? जी, इंशाल्लाह जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके उम्मीदवार कामयाब होंगे, लेकिन अचकजई साहब हमारे लिए आज भी बेहद काबिल एहतराम है। उनकी जो पाकिस्तान के आइन के साथ कमिटमेंट है, हम उसके बहुत कदरदान है और कदरदान रहेंगे। एक सियासत में आपको मालूम है कि वक्ती उतार चढ़ाव और जवार भाटा आता है, उसका हम शिकार हैं, लेकिन मुझे ये यकीन है कि आने वाले दिनों में जैसे वक्त गुजरेगा और एक दफा फिर ये जो धुंध है वो छटेगी, तो जो अचकजई साहब हैं वो पाकिस्तान की जमहूरी कुव्वतों के साथ खड़े हुए नजर आएंगे। सही। अच्छा, दूसरा सवाल ये, चूंकि इस वक्त बहुत सी चमगोइयां हो रही हैं, वफाकी काबीना अभी तक हतमी शक्ल नहीं दी जा सकी, आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो इस वक्त पार्लियामेंट में नहीं है, राना सनाउल्लाह साहब भी नहीं है, तो आप लोगों में से कोई हमें इस्लामाबाद में एडवाइजरी रोल में आप राना सनाउल्लाह साहब नजर आएंगे?
जी, ये तो फैसला अभी हमारे कायदीन ने करना है, लेकिन मैं इस मामले में बिल्कुल क्लियर हूं कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी बका के लिए, चाहे हम पार्लियामेंट में हों या ना हो, हमें अपनी सूबाई हुकूमत को भी और वफाकी हुकूमत को भी जिस तरह हम इन हुकूमतों की सपोर्ट कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। क्योंकि रिंद साहब, ये मेरा एक जाती नजरिया है कि हमारे सामने जिस इमरानी फाशिज्म से हमारा मुकाबला है उसको जमहूरियत के जरिए ही हम शिकस्त दे सकते हैं। इसलिए इन हुकूमतों को मजबूत करना बेहद जरूरी है, वरना फाशिज्म हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। खुर्रम दस्तगीर साहब, आपने एक बात कही कि हमें अपनी पॉलिसियों को बदलना होगा, 20वीं सदी के तरीक़ाकार से इंतखाब नहीं लड़ना होगा। क्या इसीलिए हमें, जिसे कहते हैं, वो टीम में ज़रा तब्दीली नज़र आती है? मरियम औरंगज़ेब जो हैं वो वफाक से सूबे में चली जाती हैं और यहाँ पर कुछ नए चेहरों की बात हो रही है, कुछ नए इजाफों की बात हो रही है, लेकिन साथ साथ ये भी बातें हो रही हैं, चेमगोइयाँ अपनी जगह पर मौजूद हैं, कि डार साहब मुमकिन है इस बार फाइनेंस की टीम में ना हो। तो आपके ख्याल में PMLN ने अपना, जिसे कहते हैं, पॉलिसी को शिफ्ट किया है और चीजों को बदल के आगे बढ़ाने की एक जुस्तजू रखती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, या पॉलिसी वही है जो 16 महीने की हुकूमत में थी? जी नहीं, मुझे बड़ी खुशी है। अगर आप मरीम नवाज साहबा की काबीना की औसत उम्र को देखेंगे तो वो पहले से बहुत कम है, उसमें एक वाज़े कमी आई है जो एवरेज एज है मिनिस्टर्स की। तो लिहाजा एक नई जनरेशन के लोग हैं, लेकिन सिर्फ यंग लोग लाना काफी नहीं है। असल में ये बात जो हुकूमतों का चैलेंज है कि हुकूमत और अपोजिशन का और सच और झूठ का फर्क मिट चुका है। अब हमने, हर शख्स ने अपनी जो बात है वो एक जोरों शोर से 24 घंटे और तमाम प्लेटफॉर्म्स पर बैक वक्त करनी है। तो जो पहली हुकूमतें थी 1980 के दिहाई में, जब 4 अखबार और 1 पाकिस्तान टेलीविजन होता था, उससे तो एक दुनिया ही यानी यूनिवर्स ही बदल गई है जहां हमने ऑपरेट करना है। तो लिहाजा उस सिलसिले में ना सिर्फ यंग लोगों का आना भी जरूरी है, बल्कि हुकूमतों के ऊपर जितना, अब यानी मेरे नजर में यदि अगर 50% चैलेंज गवर्नेंस का है तो 50% चैलेंज अब इब्लाग और कम्युनिकेशन का है कि आप कौम को किस तरह बता रहे हैं और कितनी तवातर से अपनी बात कर रहे हैं और किस तरह जो है वो मामलात को फ्रेम कर रहे हैं। वो भी उतना ही अहम है जितना तमाम जो गवर्नेंस का इशू है। वो डिलीवरी, हमने ये देखा है कि अगर हम सिर्फ डिलीवरी की बुनियाद पर इलेक्शन होता तो पंजाब में तो मुस्लिम लीग नून के आगे किसी को खड़ा भी नहीं होना चाहिए था। ये एक बेशुमार जितना काम तरक्की का शहबाज शरीफ साहब ने किया और अभी हमने भी कोशिश की है पिछले 16 महीने में, लेकिन अवाम की जो सोच का अंदाज है उस तक पहुंचने के लिए अब सिर्फ अगर तरक्की भी आपने दिखानी है तो उनको एक नए पैराए में दिखानी होगी। तो गवर्नमेंट के सामने एक बड़ा सीरियस कम्युनिकेशन चैलेंज है कि वो किस तरह कम्युनिकेट करते हैं और किस तरह अपने जो काम किए हुए हैं उनको भी सामने लेकर आते हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, सिर्फ कम्युनिकेशन का चैलेंज नहीं है। आपको याद होगा 16 महीने की हुकूमत में जब एक बहरान का सामना था सियासी हुकूमत को, शाराए दस्तूर पर हमें एक हेड ऑन की सिचुएशन नजर आती थी। उस वक्त जो पावर वो हुकूमत ड्रॉ करती थी वो मौलाना फजलुर रहमान की स्ट्रीट पावर से ड्रॉ करती थी, स्ट्रेंथ। अब वही मौलाना फजलुर रहमान नाराज हैं और वो कह रहे हैं सिर्फ पार्लियामेंट नहीं, पार्लियामेंट से बाहर भी, जिसे कहते हैं, मुश्किलात पैदा करेंगे। तो किस तरीके से उस कुव्वत से जिससे स्ट्रेंथ ड्रॉ की हुई हो शहबाज शरीफ साहब और PDM की गवर्नमेंट ने 16 महीने में, और उससे निमटना पड़े और उससे 2-2 हाथ करने पड़े, तो कामयाब हो पाएंगे मौलाना के साथ 2-2 हाथ करने में? जी नहीं, हम तो मौलाना से बिल्कुल 2-2 हाथ नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ चले, और इसीलिए अभी जब ये इंतखाब का जो वक्ती उबाल है वो कम हो जाएगा आने वाले चंद माह में, और जब ये वाज़े होगा, मैं फिर दोहरा देता हूं कि जमहूरी कुव्वतों का एक फाशिज्म से मुकाबला है जो तशद्दुद इस्तेमाल करना चाहते हैं इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए। तो चाहे वो अचकज़ई साहब हो या मौलाना हो, आप देखेंगे कि वो आपको हुकूमत की मदद करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जब ये क्लियर हो जाएगा कि लाइन कहाँ ड्रॉ हो रही है, जब लाइन ड्रॉ होगी तो ये दोनों हजरात जो कि बड़े सीनियर लीडर्स हैं, ये पाकिस्तान के आइन और जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, और कोई भी ऐसी सियासी फोर्स जो इस आइन को इस्तेमाल करना चाहती है इक़्तिदार में आकर इसी आइन को तबाह करने के लिए, वो उसका साथ नहीं देंगे। सही।
आपने कहा कि दोनों लोग जमहूरियत का साथ देंगे और जमहूरी कुव्वतों के साथ होंगे। दोनों लोगों का जो गिला हमने दामे दरमे सुखने सुना है वो ये कहते हैं कि दोनों बड़ी जमातों ने अपने मामलात तय कर लिए, अपने तमाम फैसले कर लिए, हमसे बात नहीं की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये गिला करती है कि मफाहमत की बात तो ज़रूर हुकूमत करती है लेकिन मफाहमत के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाती। आपके ख्याल में मौलाना और महमूद खान अचकज़ई को मनाने के लिए मियां शहबाज शरीफ को क्या करना पड़ेगा? और अपोजिशन के साथ अगर मफाहमत करनी है, चाहे मीसाक मफाहमत हो या मईशत हो, तो पहला सीबीएम खुर्रम दस्तगीर साहब क्या होना चाहिए आपकी हुकूमत का? जी देखिए, ये मौलाना और अचकज़ई साहब दोनों हमारे साथी हैं। अगर आपको याद हो तो 10 साल पहले धरने के दौरान इन्होंने एक बहुत ही मजबूत साथ दिया था उस वक्त मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट का इस फाशिस्ट हमले के खिलाफ। तो लिहाजा इनके साथ एक पुरानी हमारी ये न्याजमंदी भी है, एक ताल्लुक भी है। तो ये इस तरह मैंने कहा अभी इलेक्शन का चूंकि सबके ऊपर एक सबको गुस्सा है, बशमूल मेरे, कि हमारे साथ गलत एक अमल हुआ है जिससे जमहूरी मैंडेट जो है उस पर असर पड़ा है। लेकिन कुछ अरसे बाद जब मामला थोड़े से कहते हैं कि टेम्पर स्कूल हो जाएंगे तब शहबाज शरीफ साहब इनको अप्रोच करेंगे और मुस्तकिल तौर पे हमारे दरवाजे खुले हैं इन दोनों साहिबान के लिए, क्योंकि ये जमहूरियत और ये दरवाजे पीटीआई के लिए भी खुले हैं या उनके लिए बंद है खुर्रम दस्तगीर साहब? जी उसमें दो बातें हैं जी। एक तो यह है कि तारीख ये कहती है कि फाशिस्ट के साथ मुसालियत जो है वो बिल आखिर अपीजमेंट साबित होती है, बुज़दिलाना मुसालियत होती है, क्योंकि वो तशद्दुद पर यकीन रखते हैं। और अगर आपने स्पीकर के इंतखाब के दिन उनकी तकारीर सुनी हो, उस दिन भी यही कहा गया कि जी हम तो बाजू तोड़ देंगे, हम तो टांगे तोड़ देंगे और जूते दिखाए और काम कानून साजी नहीं करने देंगे। तो उनकी तरफ से सिर्फ ये इंदिया एक चाहिए कि वो तशद्दुद को मुस्तरद कर रहे हैं अपने सियासी हथियार के तौर पे। उनके कुछ लोग ये बात करते हैं एक दिन, लेकिन फिर दूसरे दिन और लोग आकर फिर धमकियां देते हैं। उन्हें इस बात का फैसला करना है कि वो किस तरह आगे चलना चाहते हैं। उनके लिए भी हमारे दरवाजे खुले हैं। अगर वो इस बात से को करना छोड़ दें कि उनके अलावा पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें जो हैं वो काफिर हैं या गद्दार हैं या डाकू हैं, तो अगर वो हमारे सियासी मैंडेट का एहतराम करेंगे तो हम भी उनके सियासी मैंडेट का एहतराम करेंगे। ये बात याद करने की है कि उनको 30% अवाम ने वोट दिए हैं, लेकिन 70% अवाम ने उनके खिलाफ भी वोट डाला है। और वो 70% अवाम की नुमाइंदा हुकूमत जो है वो इस वक्त मौजूद है। तो वो जो 70% का अगर वो एहतराम करेंगे तो उनके 30% का एहतराम करने में हमें कोई अमर माने नहीं है। खुर्रम दस्तगीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और सूरत हाल पर अपनी राय दी। नाजरीन, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जरा आएंगे, जरा माशी मैदान की बात करेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज इस हुकूमत का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी है। IMF के उस खत की भी बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF को लिखा, जिसका जवाब भी आ गया। क्या ये एक सियासी जमात के लिए सुबकी का बायस नहीं है? ब्रेक के बाद बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स होंगे। महताब हैदर साहब इकोनॉमी को रिपोर्ट करते हैं और आरिफ हबीब साहब एक जाने माने सरमायाकार हैं, वो हमारे साथ होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। खुर्रम दस्तगीर साहब के बाद हमारे साथ आरिफ हबीब साहब और महताब हैदर साहब। ज़रा बात करेंगे मईशत की, और मईशत की जब बात करते हैं पाकिस्तान की मईशत की तो फिर IMF का जिक्र आता है, और जब IMF का जिक्र आता है तो इन दिनों पाकिस्तान की एक सियासी जमात के एक सियासी रहनुमा जो कि अमरीकी रेजिडेंट भी हैं, रऊफ हसन साहब, उन्होंने एक ख़त लिखा IMF को और पाकिस्तान के इलेक्शन ऑडिट का मुतालबा किया, बावजूद इसके कि वो इस बात को समझते थे कि इसका नुकसान सियासत को नहीं रियासत को होगा। लेकिन IMF की जानिब से उस खत का जवाब आ गया और IMF कहती है कि सियासी मसाइल पर तबसरा नहीं करते, मैंडेट माशी मसाइल तक महदूद है। और 28 फरवरी को यह खत लिखा गया था। मेरा ख्याल है यह खत अगर ना लिखा जाता तो बेहतर था, लेकिन चूंकि लिख दिया गया। महताब हैदर साहब, सबसे पहले इकॉनमी में आपसे ये जानना चाहेंगे कि IMF का जायज़ा मिशन पाकिस्तान आने को तैयार है। हमने वजीर ख़जाना का कोई फैसला कर लिया है या अभी तक 3 नामों में कहानी घूम रही है? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि यानी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद कैबिनेट की फॉर्मेशन हो जाएगी और औरंगज़ेब साहब जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो उनके पास होगा। अभी मेरे ख्याल में ये डिसीजन होना बाकी है कि उनके साथ एडवाइज़र ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यूज किन को रखा जाएगा। उसमें कुछ नाम जो है वो ज़ेरे गौर हैं।
वो जैसे ही फॉर्मेशन होगी उसके बाद हम रिक्वेस्ट IMF को भिजवाएंगे और नेक्स्ट वीक IMF की टीम इस्लामाबाद में या वर्चुअल या दुबई में किसी जगह भी पाकिस्तान और IMF के दरमियान ये टॉक्स शुरू हो जाएंगे। अच्छा, आपने कहा टॉक्स शुरू हो जाएंगे, आपने औरंगजेब साहब को मेंशन किया जो कि HBL के प्रेसिडेंट या चीफ एग्जीक्यूटिव जो भी उनका होता है, जो टॉक ऑफ द टाउन थी शमशाद अख्तर साहिबा। फिर एक मीटिंग में हमें दोबारा इसहाक डार साहब नजर आए, किसी ने कहा नहीं स्टिल ही इज इन रेस। तो आपकी खबर यह है कि अब मामला औरंगजेब साहब की तरफ चले गए हैं, फैसला हो चुका है? मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर अपना ज़हन मेकअप कर चुके हैं। आपने देखा कि जितनी भी मीटिंग्स हुई उनमें कोई और शामिल अगर था या नहीं किसी था, एक मीटिंग में कोई हाजिर कोई गैर हाजिर, तो उसके बावजूद औरंगजेब साहब या तो वहां पे मौजूद थे या वर्चुअल उस मीटिंग में वो पार्टिसिपेंट्स के अंदर थे। तो वो तो मेरा ख्याल है कर चुके हैं, लेकिन उस पे अब देखना ये है कि उनकी टीम के साथ बाकी किन लोगों को शामिल किया जाएगा। डॉक्टर साहबा का भी नाम आपने लिया और उसके अलावा भी कुछ नाम हैं। केयरटेकर दौर में भी रहीं और फिर उन मीटिंग्स में भी नजर आई जो शहबाज शरीफ साहब ने इकोनॉमी एक मीटिंग के अंदर जिसमें FBR की रिफॉर्म्स का इशू था, क्योंकि आपको पता है कि ये उनके दिल के जरा बड़ा करीब था और इस पे उन्होंने काफी कोशिश भी की कि वो कन्विंस कर सके। तो वो उस मीटिंग में उनको बुलाया गया था कि आप जरा आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक्सप्लेन कर दें। तो वो उन्होंने उस मीटिंग के दौरान एक सब्जेक्ट के लिए उनको बुलाया गया था। अब ये प्राइम मिनिस्टर ने देखने हैं कि क्या फैसला करते हैं। ठीक हो गया। आरिफ हबीब साहब, इकोनॉमी की जो टीम होती है वो इस वक्त वैसे भी रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, आपको लगता है कि इकोनॉमी की सिर्फ टीम या टीम लीडर तब्दील करने से इकोनॉमी की चीजें ठीक हो जाएंगी? आरिफ हबीब साहब, आई थिंक ये कोई थोड़ी सी आवाज आपकी वो थी, लेकिन मैं जो समझा हूँ आपके उसके हिसाब से मैं आपको जवाब देता हूँ कि हमारी जो अभी ज़ाहिर है ये इकोनॉमिक टीम तो जो है वो अनाउंस हो जाएगी। शायद ये था कि बाय फ्राइडे हो जाएगा। अब ये देख रहा था कि आया कि शायद ये नए प्रेसिडेंट आके उनसे वो ओथ लेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक लेटेस्ट मंडे जो है वो ये टीम अनाउंस हो जाएगी। और जो हम नाम सुनते हैं और औरंगजेब का नाम जो है वो सर फहरिस्त है और वो औरंगजेब साहब ज्यादा तजर्बेकार हैं, इंटरनेशनल बैंकिंग भी और यहाँ बड़ी बैंक के प्रेसिडेंट भी हैं और फिर पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन रहे और बैंकर्स एसोसिएशन के भी जो है वो चेयरमैन रहे। तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग नाम है एंड आई बिलीव के उनको वो आते ही जाहिर है जिस तरह आप बात कर रहे थे कि IMF का जो है वो इशू है। IMF का आई थिंक जो रिव्यू है SP प्रोग्राम का, वो लास्ट रिव्यू जो है वो तो मुझे लगता है कि उसकी सारी कंडीशनलिटीज पाकिस्तान पूरी कर रहा है। सही। तो उसमें तो कोई ज्यादा इशू एंड प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगा। लास्ट ट्रांच है वो, लास्ट ट्रांच जो है वो इंशाल्लाह जल्द हो जाएगी और उम्मीद करनी चाहिए कि वो अप्रैल में पाकिस्तान जो है वो रिसीव हो जाएगी। और फ्यूचर प्रोग्राम को आरिफ हबीब साहब कैसे देखते हैं और आपको क्या CBMs आपके ख्याल में हुकूमत को करने चाहिए मईशत की सिमत को दुरुस्त करने के लिए? बतौर सरमायाकार आप चीज़ों को देखते हैं, आपका अदसा ज़रा हमारे अदसे से मुख्तलिफ है, आपकी निगाह हमारी निगाह से मुख्तलिफ है। ऐसे कौन से CBMs करने की ज़रूरत है जिनसे हमें मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म फ़वायद हो सकें? आरिफ हबीब साहब, आई थिंक मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सिचुएशन है, जो एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट जो है वो फेवरेबल है। मैं इस तरह कहता हूँ कि अभी इस वक्त जो है ये टेल विंड चल रही है। टेल विंड इस तरीके से चल रही है कि जब लास्ट टाइम PDM की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त जो है वो हेडविंड थी। हेडविंड इस तरह थी कि वो रशिया यूक्रेन की वॉर हुई थी और कमोडिटी सुपर साइकिल हुआ था और हमारे यहाँ ट्रांजिशन हो रही थी। तो जो आउटगोइंग गवर्नमेंट है उन्होंने फैसले मेरिट पे नहीं किए, इनकमिंग गवर्नमेंट ने बड़ी देर लगाई फैसले करने में और उसकी वजह से जो है वो इश्यूज प्रॉब्लम खड़े हुए। फिर बाद में जब ये IMF की कंडीशनलिटीज को कंप्लाई किया तो उस वक्त जो है वो काफी जो है वो FT इंक्रीज थी मुख्तलिफ एनर्जी की प्राइस वगैरह में और पेट्रोलियम की प्राइस में, तो उससे फिर इन्फ्लेशन बढ़ा। लेकिन इस वक्त जो है वो इन्फ्लेशन का डिक्लाइनिंग ट्रेंड है और उम्मीद है कि इंटरेस्ट रेट नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट के साथ जो है वो इंटरेस्ट रेट गिरना शुरू होंगे और ये भी लग रहा है कि अगले एक साल के अंदर जो है वो कोई 7-8% के करीब जो है वो इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाएगा। तो उससे बड़ी स्पेस पैदा होगी क्योंकि
हमारा डेट सर्विसिंग कॉस्ट जो है वो नीचे आएगी, बजट में जो है वो गुंजाइश पैदा होगी। सही। फिर उसके बाद लेकिन आपको लगता है कि पहला बजट बड़ा चैलेंज होगा जो कि आईएमएफ की लास्ट ट्रांच के साथ ही हमने करना होगा, आपके ख्याल में वो बड़ा चैलेंज होगा? नहीं, मुझे लगता है कि पहला बजट बड़ा आसान बजट होगा। सही। आसान बजट इसलिए होगा कि हमारा जो सब्सटेंशियल जो कॉस्ट है वो देखें ना, इस साल भी कोई 7 ट्रिलियन रुपीस आपका इंटरेस्ट कॉस्ट है। तो अगर वो आपका अगर सपोज करें कि ये 5-7% गिरता है तो 1/3 जो है वो नीचे आना है। 1/3 अगर नीचे आता है तो बहुत बड़ा स्पेस पैदा होगा। ठीक। और फिर 1 मिनट के लिए आरिफ हबीब साहब, सॉरी 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। मेहताब साहब, आरिफ हबीब साहब जो मुझे पिक्चर दिखा रहे हैं और बड़े कैनवस पर वो चीज़ों को देखते हैं, मैं उन्हें चैलेंज नहीं कर सकता, इकॉनमी के एक्सपर्ट वो भी हैं। वो कह रहे हैं माहौल भी फेवरेबल है, हवाओं का रुख उस वक्त कुछ और था जब फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट या ट्रांजिशन ऑफ गवर्नमेंट थी, अब कुछ और है। क्या आपको भी लगता है कि इतनी ही मुस्बत सूरत हाल आने वाले दिनों में इकॉनमी के मैदान में हो रही है? देखिए, अल्लाह करे आरिफ हबीब साहब की जुबान मुबारक हो और ऐसे ही हो। मसला ये है कि आप ये देखें कि इस टाइम पिछले 3 साल से जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि इन्फ्लेशन जो है, चाहे आप सीपीआई इन्फ्लेशन देखें या एसपीआई देखें, वो बहुत ज्यादा रही है। और अभी ये बात ठीक है कि कुछ डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स हैं, लेकिन मैं उनको थोड़ी सी याद दहानी करवाना चाहता हूं कि अभी अगर आप देखें तो गैस की प्राइसेस बढ़ी हैं। अभी आपने थोड़ी सी पेट्रोल की प्राइसेस में देखा है कि रिसेंटली इजाफा हुआ है। तो और दूसरी तरफ मुझे जो खतरा है वो ये है कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो और उसकी वजह बुनियादी डेट सर्विसिंग ही है, मैं ये बात मानता हूँ। उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये इन्फ्लेशन जो है अगर थोड़ी सी कम ना हुई या थोड़ी सी बढ़ी, और रमज़ान में आप देखें कि प्राइस का सर्च की एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो इस सारी सूरत हाल में जब हम आईएमएफ का नया प्रोग्राम कर रहे होंगे तो वो उनकी प्रिस्क्रिप्शन बड़ी क्लियर है, टाइट फिस्कल एंड टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। टाइट फिस्कल एंड टाइट मॉनेटरी करने के बजाय कहीं मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ी सी टाइटन करने की तरफ ना जाएं। और अगला जो आईएमएफ का प्रोग्राम है, मुझे ये लगता है कि ये बड़ा टफ प्रोग्राम होगा। जरूरत किस बात की है? टीम की सिलेक्शन इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक आईएमएफ का ऐसा प्रोग्राम करने की जरूरत है 3 साल का जिसको स्टैगर करके किया जाए। सही। आईएमएफ की कोशिश क्या होगी कि फ्रंट लोडेड किया जाए। सही। हमारी टीम की कोशिश क्या होगी कि हम 3 सालों में फेजेस के अंदर चीजों को करें। तो ये टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कहीं 22% से कम होने के बजाय मुझे ये खतरा मौजूद है कि कहीं ऊपर न चला जाए। और दूसरा, डेट सर्विसिंग के साथ साथ जो डेट की रीशेड्यूलिंग है, मैं श्रीलंका की मिसाल नहीं देना चाहता, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं दूं। आपको हालात उस तरह से थोड़े से डराते हैं? मुझे थोड़ा सा टफ लग रहा है और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम बड़ा सोच समझ के मुज़ाकरात करें। आरिफ हबीब साहब, आपने मेहताब को सुना, आप मेहताब के इन पॉइंट से एग्री करेंगे? आरिफ हबीब साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी। मैंने कहा मेहताब के पॉइंट्स को आपने सुना, मेहताब को अब भी कहीं पर थोड़ा सा वो चूंकि मुस्बत सोचने वाले आदमी हैं, वो आपकी बातों से किसी हद तक जिसे कहते हैं इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ खदशात हैं कि कुछ टाइट करने के चक्कर में कीमतें नीचे आने के चक्कर में रमजान में बढ़ ना जाएं। आई थिंक ये जो रमजान तो अब शुरू होने को है और आई थिंक फूड इन्फ्लेशन में भी अभी इस वक्त डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। और जो नंबर्स आए हैं ना, आपने देखे होंगे नंबर्स जो है वो फरवरी के आए हैं, तो फरवरी के नंबर्स जो है वो इन्फ्लेशन 28% से गिर के 23% आ गया है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मार्च के जब नंबर आएंगे तो इन्फ्लेशन का नंबर जो है वो 21% आ जाएगा। कहाँ 40% था, कहाँ 32-33% था, अब 21% की बातें हो रही हैं। फिर जब भी ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसको और आईएमएफ की भी ये कंडीशन होती है कि आप अगले 1 साल का जो प्रोस्पेक्टिव इन्फ्लेशन को जो है मद्देनजर रख के आप जो है वो अपना पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट रखें। तो जो है वो ये केस बनता है। मैं कहने लगा था कि इस साल जो है वो स्टेट बैंक को 1 ट्रिलियन रुपीस का इंक्रीमेंटल प्रॉफिट हुआ है। वो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट भी ये बजट में काम आएगा। तो आप
यानी ये समझिए कि 1 ट्रिलियन का ये, और अगर ये बजट के अंदर इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होंगे तो मुझे लगता है कि 1.5 से 2 ट्रिलियन रुपीस की वहां सेविंग होगी। आप जो पॉइंट्स बता रहे हैं आरिफ हबीब साहब बहुत अहम है। 2 सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। मेहताब, हमेशा हम इकोनॉमिस्ट से ये सवाल सुनते हैं कि मईशत को अगर ठीक करना है तो मईशत के फैसलों को सियासी फैसलों से दूर करना होगा, सियासत और मईशत को अलग अलग करें। आज एक और खबर भी मेरे सामने है। तारीख में पहली बार पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन जो हैं IMF और वर्ल्ड बैंक के मेंबर मुंतखब हुए हैं। 2 खबरें, जैसा कि आपको मैंने बताया कि सियासी फैसलों से अगर इकोनॉमी को जरा दूर रख के करेंगे तो बेहतर नताइज आएंगे, और इस तैनाती का पाकिस्तान को कोई बेनिफिट हो सकता है आपके ख्याल में? देखें, बुनियादी तौर पर ये इश्यूज जो हैं वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाली बात है। आपको पता है कि पाकिस्तान के IMF के अंदर भी और वर्ल्ड बैंक के अंदर भी एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर भी पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। लेकिन देखें, बुनियादी तौर पर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब किसी भी हुकूमत की वहां पे और कंसिस्टेंसी होती है तो हम बड़ी ज्यादा बात सुनते हैं कि एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जरूरत है। मैं बड़े तसलसल के साथ ये बात कर रहा हूं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी से पहले इस मुल्क के अंदर चार्टर ऑफ सर्टेनिटी की जरूरत है। सही यकीनी सूरत हाल आप डेवलप करें, मुझे पता हो कि इसके बाद क्या होना है। दैट वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। IMF का ये प्रोग्राम खत्म करना है, नए प्रोग्राम में जाना है और उस प्रोग्राम की कंडीशनलिटीज के तहत बजट बनाना है। और रीजनल जो अप्रोच है हमारी खित्ते के ममालिक के साथ बिजनेस बढ़ाने की, आप समझते हैं वो फायदा देगी आने वाले दिनों? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, एड श्रिंक कर रही है। अब वाइबल ऑप्शन ये है कि हम राइट काइंड ऑफ सिनर्जीज डेवलप करें। ट्रेड इज द ओनली वाइबल सोल्यूशन। जितना हम ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा एड के ऊपर और कर्जों के ऊपर डिपेंडेंस कम होगा। मेहताब हैदर साहब आपका और आरिफ हबीब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में, और खैबर पख्तूनख्वा में फार्म 45 और मरूसी सियासत का बयानिया कैसे ज़मीनबोस हुआ, हकायक के साथ आपके सामने रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से सीनियर सहाफ़ी अकील यूसुफजई और मुमताज़ बंगिश हमारे साथ होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बयानिया बनाने की माहिर जमात तस्वुर की जाती है, बल्कि बयानिया गढ़ने की मारूफ जमात तस्वुर की जा सकती है, लेकिन इस बयानिए की बुनियाद इतनी कमज़ोर होती है कि वह चंद रोज़ में ज़मीनबोस होता नज़र आता है। माजी में अमरीकी साजिश का बयानिया हो, साइफर का बयानिया हो, वक्त के साथ वो भी ज़मीनबोस हुए और आने वाले दिनों में फॉर्म 45 और मरूसी सियासत के बयानिए भी ज़मीनबोस होते नज़र आ रहे हैं। इससे पहले कि मैं अकील यूसुफजई जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं पेशावर के, और मुमताज़ बंगिश हमारे ब्यूरो चीफ है 92 न्यूज़ के, उनके पास जाऊं और उनसे बात करूं, कुछ विजुअल्स अपनी स्क्रीन पर रख रहा हूं, और ये विजुअल्स वो हैं जो फॉर्म 45 का जो बयानिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धांधली के हवाले से पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, पंजाब में, सिंध में और बलूचिस्तान में, उनका यह कहना है कि उनके साथ फॉर्म 45 पे धांधली की गई और फॉर्म 45 को बहुत सी जगहों पे ऑल्टर किया गया, बहुत सी जगहों पे रीराइटिंग की गई, और उसी की बुनियाद पर यह उनका दावा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि उनकी 90 के करीब नशिस्तें कम आई हैं। लेकिन हमारे पास 92@8 के पास कुछ ऐसे विजुअल्स मौजूद हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के भी जो फॉर्म 45 हैं वो मुख्तलिफ नहीं है पंजाब से, वो मुख्तलिफ नहीं है सिंध से, और वो मुख्तलिफ नहीं है बलूचिस्तान से। तो ये विजुअल्स बताते हैं कि जो बयानिया बनाया गया वो बयानिया सिर्फ जिसे कहते हैं बयानिए के लिए था, उसके नीचे कोई बुनियाद नहीं थी। और अब ये साबित हो चुका है इन विजुअल्स के बाद कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दोनों के इलेक्शंस मुख्तलिफ नहीं थे। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि मुनज़्ज़म धांधली हुई है पंजाब में, तो फिर क्या खैबर पख्तूनख्वा में धांधली से साफ इंतखाबात हुए? ये विजुअल्स सवाल उठाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस बयानिए पर। दूसरा बयानिया मरूसी सियासत का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जिम्मेदार ठहराती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वहां भी हमें भरपूर मरूसियत नजर आती है, और ये मरूसियत माजी में भी हमें नजर आती रही है, चाहे शाह महमूद कुरैशी साहब की सीट पर उनके बेटे और बेटियों का इलेक्शन लड़ना हो, या हालिया इलेक्शन में जहां पे खैबर पख्तूनख्वा में PTI कहती है कि उनके खिलाफ बहुत सी इंतकामी कार्रवाइयां हुई। तो फिर क्या असद कैसर के भाई को ही वजीर बनाया जाना जरूरी था? क्या शेर अफजल मरवत के भाई को ही मावन खुसूसी बनाया जाना जरूरी था? ये चंद नाम है जो मैंने लिए हैं, जो फहरिस्त है वो इससे तवील है। मुमताज़ बंगिश साहब ब्यूरो चीफ हमारे पेशावर के, जरा मुमताज़ बंगिश साहब से इस पर राय लूंगा। मुमताज़ साहब, 2 सवाल आपके सामने। फॉर्म 45 का नैरेटिव आपने भी सुना, हमने भी सुना, बहुत सी चीजें हमने पंजाब के हवाले से देखी। क्या खैबर पख्तूनख्वा के फॉर्म 45 पंजाब के फॉर्म 45 से आपको मुख्तलिफ लगते हैं?
शुक्रिया। नहीं, इसमें ज्यादा कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। बहुत सारे हल्के ऐसे हैं कि जहां पे फार्म 45 में तब्दीलियां की गई हैं, जिस तरह पंजाब और दूसरे सूबों में सूरत हाल दिखाई दे रही है। बल्कि चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो ज्यादा मुनज़्ज़म है, ज्यादा तेज है, तो इसलिए ये चीजें तो ज्यादा लोगों के सामने आई हैं। लेकिन बाज जो पीटीआई के लीडर्स हैं वो खुद भी ये तस्लीम करते हैं कि इवन खैबर पख्तूनख्वा में भी ऐसी ही जो फार्म 45 में तब्दीलियां की गई हैं, जो राइटिंग है वो मौजूद है। बल्कि कई ऐसे हल्के हैं कि जहां पे उन्होंने शिकस्त खाई है वहां तो वो खुल के कहते हैं कि वहां पे दांधी हुई है। लेकिन इसके अलावा भी ऐसे हल्के हैं कि जहां के फार्म 45 जो है वो उसमें अल्टर हैं और वो उसी तरह ही हैं जिस तरह पंजाब या किसी दूसरे सूबे में है। तो ये कहना कि एक जगह पे ये काम हुआ है और दूसरी जगहों पे नहीं हुआ, ये कहना तो मेरा ख्याल है इंसाफ के उसूलों के भी खिलाफ है और ये हकायक से चशमपोशी के मुतरादिफ है। बेशक जिस तरह से पंजाब तो या मुमताज बंगश साहब, इसको हम इस तरह कह सकते हैं अगर सियासी जमातों ने चूंकि बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये लेती है कि मुनज़्ज़म धांधली की गई है। मुनज़्ज़म धांधली वो होती है जो इंस्टीट्यूशनली की जाए और किसी एक खास सियासी जमात को फायदा देने के लिए की जाए। हम ये कह सकते हैं कि जहां जिसका जोर चला उसने उतना जोर चलाया। ये बात भी किसी हद तक सही है, लेकिन एक चीज जो मैं आपको ये बताऊं कि अगर हम ये फार्म 45 पे गौर करें तो वहां पे ये ज्यादा जिस पे जोर देते हैं मुख्तलिफ सियासी जमातें, ये ज्यादातर उन नशिस्तों पे जोर देते हैं कि जहां पे जो डिफरेंस है दो कैंडिडेट्स के दरमियान, जो रनर अप है और जो जीतने वाला है, जहां पे बहुत ज्यादा है। मसलन कहीं पे 50,000 का फर्क है, कहीं पे 60,000 का फर्क है, कहीं पे 40,000 का फर्क है, तो वहां पे तो कुछ नहीं हुआ। जाहिर है उनके उसके मुताबिक ही वो नताइज आ गए। लेकिन जहां पे फर्क ज्यादा है शायद वो फर्क पूरा करना उनके लिए ज्यादा मुमकिन नहीं था, इसलिए नताइज जो है वो कुछ और ही आ गए। तो ये कहना कि मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई है, ये तो गलत होगा। मुनज़्ज़म धांधली तो हुई है, क्योंकि बाज़ ऐसी जगह भी हैं कि जहां पे कैंडिडेट्स इवन हम लोग नहीं पहचानते थे। पिशावरी की मिसाल लीजिए, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जो जीत गए हैं, वहां पे उन लोगों की न तो सियासत से कोई पहले ताल्लुक रहा है और ना हम लोग उनको कोई जानते थे, बल्कि मीडिया का कोई भी शख्स उनको नहीं जानता था, वो भी इंतखाब जीत गए हैं। और कुछ ऐसे लोग भी हार गए हैं कि जो दूसरे लोगों को जितवाने की कोशिश कर रहे थे। तो इस हद तक इसको भी मद्देनजर रखना होगा। लेकिन ये कहना कि किसी एक जमात के खिलाफ ये हुआ है, ये दुरुस्त नहीं है और ये बिल्कुल नाइंसाफी हो गई है अगर कोई भी कहता है, तो ये मतलब हकायक पे मबनी नहीं होगा। इसमें बहुत सारी जो दूसरी जमातें हैं वो भी मुतासिर हुई हैं। अगर 1 मिनट के लिए मुमताज बंगश साहब आप यहां रुकिएगा। अकील यूसुफजई जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं आपके साथ पेशावर में ही होते हैं। अकील, मुमताज बंगश साहब की बात से जो मुझे तासुर मिल रहा है, मैं वही सवाल आपके सामने रखूंगा। मुमताज बंगश साहब यही कह रहे हैं कि जहां पर भी अगर लाहौर में कोई कहता है कि धांधली हुई है और जिसका जोर चला उसने चलाया, तो सेम वही पेशावर में हुआ होगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि लाहौर में मुनज़्ज़म धांधली नून लीग के लिए की गई है, तो शवाहिद ये बताते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में भी तो फिर धांधली के ऊपर सवालिया निशान तो वही है। फार्म 45 यहां भी कहानी वही है, वहां भी कहानी वही है। बिल्कुल, वो बंगश साहब की बात किसी हद तक ठीक है, मगर बयानिया का आपने जिक्र किया तो मेरे ख्याल में ये बयानिया तो झूठ और प्रोपेगेंडा ही पर मुश्तमिल है। जिस तरह मुमताज ने बताया भी कि उनका सोशल मीडिया का जो चैप्टर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर इसी फार्मूले को अप्लाई किया जाए खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबी नताइज पर, तो उसमें तो फिर ये निकलेगा ना कि खैबर पख्तूनख्वा ही में सबसे ज्यादा धांधली हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में इसी पार्टी के उम्मीदवारों ने जो कि अननोन लोग हैं, उन्होंने सिराजुल हक को हराया है, उन्होंने मौलाना अब्दुल रहमान साहब की फैमिली को हराया है, उन्होंने अहमद वली और हैदर भूती को हराया है, उन्होंने आफ्ताब खान शेरफाव को हराया है। तो यहाँ पर धांधली हम नहीं कहते कि धांधली हुई है। 2-3 सीटों पर ये चीख रहे हैं कि हमारे साथ 2-3 सीटों पर धांधली हुई है। तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर ये बयान या एक कौमी पार्टी का है, तो उसमें तो फिर ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर धांधली होती है, अगर मैं कहता हूं कि नहीं हुई है, शायद कि वो मकबूल जुमात है या बाकी जुमातों को कुछ भी नहीं मिला है, तो फिर तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर धांधली हुई है तो मेरे हक में है। और पंजाब में अगर मुझे वो मतलूबा सीटें नहीं मिली है तो वो मेरे हक में नहीं है। तो ये तो इंतहाई
फजूल किस्म का बयानिया है, गैर पार्लिमानी किस्म का लफ्ज है कि जो चीज आप यहाँ पर सूट करती है, जो नताइज आपके हक में है और जिन नताइज के दौरान लीडिंग पार्टियों के लीडर जो है ना तमाम के तमाम 90% वो असेंबली से बाहर हो गए हैं, तो वो तो ठीक है, वो आपको अकील आपको 35 पंक्चर्स की कहानी याद होगी। आपको कहीं लगता है कि फॉर्म 45 की कहानी भी 35 पंक्चर्स जैसी होगी? सच्ची बात यह है कि मुझे तो अभी तक इनका देखिए, ये चीजों को इतना घुमा फिरा कर लेकर आते हैं या पेश करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, प्रोपेगेंडा का बरमार इतनी ज्यादा है, उसका फ्लो इतना ज्यादा है कि सच्ची बात यह है कि मुझे तो फॉर्म 45 और 47 का अभी तक पता भी नहीं है। देखिए, हम ट्रेडिशनली इलेक्शन कैंपेन या इलेक्शन नताइज जो या काउंटिंग सिस्टम की बात जब करते हैं तो हर एक पोलिंग स्टेशन में वहां पर पेन कागज लेकर हर एक कैंडिडेट का, हर एक पार्टी का एक पोलिंग एजेंट भी बैठा होता है, वो तमाम चीजों को एक वक्त में मॉनिटर भी किया करते हैं। तो अब ये वाली बात तो हमें समझ में नहीं आ रही। और यहाँ पर मुमताज बंगश साहब को पता भी होगा कि यहाँ पर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के अलग अलग इन लोगों ने अपने प्रिंटिंग हाउसेज में या प्रिंटिंग मशीन्स के जरिए इतना बड़ा प्रोपेगेंडा किया है, वो निकाल कर और सोशल मीडिया, मैं इसको सोशल मीडिया नहीं कहता, मैं इसको एंटी सोशल मीडिया कहता हूं। ठीक हो गया। मीडियम है ये। ममताज हमारे साथ, अकील हमारे साथ ही रहिएगा। ममताज बंगश साहब के सामने एक और सवाल रखूंगा। जो प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं अकील, ममताज साहब, क्या ये भी पॉसिबल है कि किसी दिन अगर तहकीक हुई तो इन फॉर्म 45 और 47 की जो वैलिडिटी है उस पर भी सवालिया निशान लगे? और जरा मौरूसी सियासत का जो मामला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बयानियां लेती है मौरूसी सियासत का, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में वो मौरूसियत जिसे कहते हैं वो ठीक है, तमाम अपने लोगों के भाई बहन भांजे अकोमोडेट किए गए। ममताज बंगश साहब जी बिल्कुल, ये फॉर्म 45 वाली बात मैं थोड़ा सा जरा इसमें ऐड कर दूं। इसमें यह है कि ये जो ये बात करते हैं कि इसमें फर्क है, इसमें यहां पे भी कोई एक जमात नहीं है। मिसाल के तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह जो है मौलाना फजल रहमान हारते हैं तो जाहिर है वो इल्जाम लगाते हैं कि उनके फॉर्म 45 में भी यही मसला है। सिराजुल हक जब हारते हैं तो उनके उसमें भी है, बल्कि वो पहले से ये फॉर्म 45 जो इलेक्शन कमीशन ने अभी पब्लिश किया है, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दोज जो उनके जो अकील जिसका हवाला दे रहे हैं कि पोलिंग एजेंट्स उनके मौजूद थे। और एक नहीं, यहां पे तो 20-20 कैंडिडेट्स खड़े थे। 20 फॉर्म 45 कैसे गलत साबित हो सकते हैं बमुकाबले उस फॉर्म 45 के जो इलेक्शन कमीशन ने पब्लिश किया? या तो यह है कि 20 की 20 इन जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज की आजाद जो अरकान थे इन्होंने अगर इसमें खुद प्रिंट करके वो दिए हों और एक ही तरह के कोई हुस्न इत्तेफाक कहीं एक हल्के में हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर मुख्तलिफ हल्कों में मुख्तलिफ पोलिंग एजेंट्स के पास एक ही किस्म का फॉर्म 45 है और जो सरकारी फॉर्म 45 है जिसको वो जेन्युइन कहते हैं, अगर वो डिफरेंट है तो फिर तो ठीक है, फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में साबित करना पड़ेगा जिसमें इतनी जल्दी से फैसले नहीं हुआ करते। यहां तक आपने मौरूसी सियासत की बात की थी, तो ये मौरूसी सियासत किसी भी जमात में मैं कहता हूं कि सिवाय एक जमात के और किसी भी नहीं है, और वो जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी को छोड़ के बाकी जितनी भी जमातें आप 2013 का 30 सेकंड्स में अकील आप मौरूसी सियासत के हवाले से ममताज बंगश को एग्री करेंगे? 30 सेकंड्स है आपके पास अकील। नहीं, बाकी जमातों ने तो ये नहीं कहा कि हम मौरूसी सियासत पर जो है ना यकीन नहीं रखते। ये पार्टी कह रही थी कि हम मौरूसी सियासत का खात्मा कर रहे हैं। अभी जो लिस्ट है जो कि मफरूरों की काबीना बनी है जिसमें तकरीबन 19 जो है ना वो दहशतगर्दी के दफात भी उन पर कायम है, हमारे वज़ीर आला पर 26 दफात शामिल है। तो इन लोगों ने तो अपने लोगों को न सिर्फ ये कि एकोमोडेट किया, बदतरीन किस्म की मौरूसी सियासत को हुकूमत में लेकर आए हैं, बल्कि जिन वज़रा के पास पहले वजारत थी वो अपने रिश्तेदारों में बांट दी। बिल्कुल ठीक हो गया। अकील आपका, ममताज बंगश आपका, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये है हकीकत मौरूसी सियासत और फॉर्म 45 के बयानिए की जो आज आपने रखी, और ये हकीकत खैबर पख्तूनख्वा के दोनों सीनियर जर्नलिस्ट इस बात को कह रहे हैं कि ये बयानियां उस तरह नहीं है जिस तरह बना के आपके सामने रखा गया। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।